Hey guys, welcome back to my online prep. Today we'll be discussing the fifth chapter of NISM series 5A, which is scheme related information. This chapter is very important because it carries 10% weightage in entire examination of 5A. तो 10% weightage का मतलब है 10 क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर से आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing. ये लाइन तो आपने कई बार सुना होगा। जब कभी भी म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट आते हैं टीवी पे, रेडियो पे, कोई भी कम्युनिकेशन होता है ऑडियो विजुअल में, तो ये लाइन तो जरूर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली? ये जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जिसको बोला जा रहा है कि प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, जिसको बोला जाता है कि आप पढ़ो। आज हम लोग इस चैप्टर में इसी को ही डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं सीट, दूसरे होते हैं SAI, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और तीसरे होते हैं कीम, जिसको हम लोग को सारे को डिटेल से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। म्यूचुअल फंड के स्कीम में जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सीड सबसे पहले आता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड द थर्ड वन वी विल डिस्कसिंग कीम, दैट इज की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। एक म्यूचुअल फंड स्कीम की सुटेबिलिटी इन्वेस्टर की जरूरत और स्कीम के फ्यूचर पे डिपेंड करती है। तो आइए समझते हैं कि कौन से जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स विच एक्सप्लेन द म्यूचुअल फंड स्कीम डिटेल्स, एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मैनेजिंग द फंड, दैट इज AMC। तो स्टेटमेंट SAI, हर एक कंपनी की SAI, म्यूचुअल फंड स्कीम की SAI होती है, SID होती है और की IM होती है। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इसमें एक पर्टिकुलर स्कीम के डिटेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पर्टिकुलर स्कीम के डिटेल्स होते हैं। जबकि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन SAI में, इसमें क्या होता है? इसमें म्यूचुअल फंड या फिर असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, उसके स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल से होती है इस डॉक्यूमेंट्स में। तो SAI एक हो सकता है, अगर उनके पास मल्टीपल स्कीम्स हैं तो SAI हमेशा एक ही होगा, क्योंकि वो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के बारे में होता है। जबकि SID वो अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर मल्टीपल स्कीम्स है तो ये हमेशा सेम रहेगा, बट ये चेंज होते रहेंगे। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स सेबी के प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार किए जाते हैं, और म्यूचुअल फंड को अगर लगता है कि इन्वेस्टर को कुछ और इंफॉर्मेशन अपनी साइड से देना चाहिए जो जरूरी है, तो वो डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो सिंपल और आसान लैंग्वेज में हो और इन्वेस्टर को समझ में आओ, ताकि वो डिसीजन लेने में उनको आसानी हो, और ऐसा नहीं हो कि कोई फाइनेंस या लॉ का एक्सपर्ट की जरूरत पड़े उसको समझाने के लिए। तो इसको हमेशा सिंपल और आसान लैंग्वेज में रखा जाता है। अब बात है कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? व्हाई डू वी रीड दीज डॉक्यूमेंट्स? ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना जरूरी क्या है? एक डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने कोई भी SAI है या फिर SID है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको म्यूचुअल फंड के फीचर और उससे जुड़े इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में जानकारी देते हैं। A to Z इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। इससे आप समझ पाते हैं कि स्कीम आपके इन्वेस्टमेंट गोल के लिए सुटेबल है कि नहीं है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो दे हेल्प अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड फीचर्स। नाउ एक प्रिंसिपल है कवीट इम्पेटर। कवीट इम्पेटर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कवीट इम्पेटर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। इसका मतलब यह हुआ कि इन्वेस्टर के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को समझे, पढ़े और फिर इन्वेस्ट करें। आप लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कवीट इम्पेटर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिफोर इन्वेस्टिंग, मतलब साइन करने से पहले। सेबीज का रोल क्या है इसमें?
SEBI reviews the documents but does not approve or reject them or recommend them. It gives feedback that must be followed. तो सेबी का रोल क्या होता है? सेबी इन डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करती है, बल्कि सेबी अपने ऑब्जर्वेशन देती है जो म्यूचुअल फंड को डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करना पड़ता है कि सेबी ने इस स्कीम को ना तो रिकमेंड किया है और ना ही अप्रूव किया है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट सेबी के द्वारा वेटेड होते हैं, बट सेबी इसको अप्रूव और डिसअप्रूव नहीं करते हैं। तो जब आप म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स को एक्सेप्ट करते हो। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बन जाता है जिसमें आप अपने कॉन्सेंट दे रहे हैं कि ठीक है, इसके बाद म्यूचुअल फंड आपको यूनिट इशू करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोसेस। तो सेबी क्या करते हैं, इसमें रिव्यू देते हैं, रिव्यूज द डॉक्यूमेंट्स बट डज नॉट अप्रूव और रिजेक्ट। इट गिव्स फीडबैक दैट मस्ट बी फॉलोड। नाउ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट क्या है। तो बाय साइनिंग एंड इन्वेस्टिंग यू आर एग्री टू द टर्म इन दिस डॉक्यूमेंट्स। आप साइन करते हो एंड इन्वेस्टिंग यू आर एग्री कि टर्म, आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या, आप अग्री कर रहे हो कि हाँ, मैंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लिया है। द फंड इशूज यूनिट एंड कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो फंड आपको क्या इशू कर देता है, यूनिट इशू कर देता है और कंप्लीट होता है इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट। फाइनल डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन एमफी वेबसाइट बिफोर द फंड इशूड ओपन। फाइनल डॉक्यूमेंट आपको एमफी के वेबसाइट पे फंड इशू ओपन होने के 2 दिन पहले अवेलेबल होते हैं। आप इन्हें इजीली वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे ही ये डॉक्यूमेंट का डाउनलोड ऑप्शन होता है ताकि आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकें और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर पढ़ें और समझें, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपके फ्यूचर के को डायरेक्ट करता है। और ये याद रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। गाइस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं 5A या कोई भी NICM सर्टिफिकेशन एग्जाम के, तो आप myonlineprep.com पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही कम चार्ज में ये आपको 1100 MCQ विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन के इसमें सेट होते हैं। तो आप इसको जरूर से इस पे प्रैक्टिस करें। चलिए बात करते हैं स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है म्यूचुअल फंड का। तो इसमें क्योंकि सारे डिटेल्स होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टर को स्कीम्स के फ्यूचर, रिस्क, पॉलिसीज, ये सारी की जानकारी देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड स्कीम्स फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और ये तब तक इफेक्टिव रहता है जब तक इसमें कोई मटेरियल या मेजर चेंजेस नहीं होता है, तब तक ये इफेक्टिव रहता है। अगर कुछ चेंजेस आता है तो सेबी को बताना पड़ेगा और इन्वेस्टर को नोटिफाई करना पड़ेगा, ये बताता है। तो सेबी का फॉर्मेट सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली होता है। इसका जो फॉर्मेट है वो सेबी की जो डायरेक्शन होती है, जो फॉर्मेट उन्होंने रिकमेंड किया है, उसी पे ही आधारित होती है, उसी से अकॉर्डिंगली होती है। अगर आप कोई भी सीड को समझना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको बस करना होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे चले जाए, सीट डाउनलोड कर ले और सीट के कवर पेज पर आपको स्कीम्स के इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस सीड, आपको स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स करना है, म्यूचुअल फंड आपको कोई भी आ जाएगा, उसको आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो की इंफॉर्मेशन ऑन सीड्स कवर पेज। कवर पेज पे होता क्या है, सीड का कवर पेज जो होता है उसमें स्कीम्स के नेम, टाइप, ओपन है, क्लोज एंडेड है, इक्विटी है, डेब्ट है, फेस वैल्यू, NFO डेट, ये सारे डिटेल्स कवर पेज पे आपको मिलेंगे। और उसके अलावा AMC एंड ट्रस्टी कंपनी का डिटेल्स वो भी मिलेगा आपको। सेबी के डिस्क्लेमर भी होंगे कि नॉट अप्रूव और रिकमेंडेड बाय सेबी। सेबी का उसमें एक फॉर्मेट है कि आपको हर स्कीम में ये लिखना है कि सेबी ने इस फंड को, इस स्कीम को ना तो
अप्रूव किया है और ना ही रिकमेंड किया है। सेबी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये हर स्कीम के डॉक्यूमेंट्स में, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में ही होता है। अब देखिए इस तरह से आपको मिलेगा कभी भी, तो इसमें हर एक चीज को यहाँ पे देखिए कि नेम ऑफ द स्कीम्स है, किस तरह का है वहां पे दिया रहेगा, क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड है, इंटरनल एंडेड है ना, इक्विटी है, बैलेंस है, इनकम है, डेब्ट है, ये सारी चीज रहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि रिस्कोमीटर है, ये रिस्कोमीटर है। तो रिस्कोमीटर में आप कितना रिस्क है कवर कर रहा है, किसके लिए है, वो भी रहेगा कि दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर सीकिंग, किस तरह की चीजें हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए है, फंड ऑफर कब हो रहा है, क्लोज कब हो रहा है, रीओपन कब हो रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी का डिटेल्स, ट्रस्टी का डिटेल्स, उनका एड्रेस, वेबसाइट, नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये सारे होते हैं। और यहाँ पे सेबी का डिस्क्लेमर रहता है, जो ये रहता है कि सेबी ने यहाँ पे इसको ना तो अप्रूव कर रहा है ना रिकमेंड कर रहा है, ये डिटेल्स रहता है, ये हर के साथ रहता है। उसके बाद इसमें और भी इंफॉर्मेशन रहता है इस टेबल में, इसके अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं, हम लोग सारे चीज को इसको देखेंगे कि क्या चीजें होती हैं। तो मेन सेक्शन ऑफ सीट की बात करें, मेन सेक्शन ऑफ सीट की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है। तो मेन सेक्शन में जैसे सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसमें रिस्क फैक्टर होगा, इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट होता है, ये कहाँ पे होता है, मेन सेक्शन में। फिर आपको स्कीम डिटेल्स मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट्स एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड रिस्ट्रिक्शन, यूनिट एंड ऑफर्स, हाउ टू इन्वेस्ट, फीस एंड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज आपको मेन सेक्शन में मिलेगा। राइट ऑफ यूनिट होल्डर एंड जनरल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगा, ये मेन सेक्शन में मिलेगा। तो सीड में अलग अलग सेक्शन होते हैं जो आपको स्कीम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। इन स्कीम में आपको क्या मिलेगा, ये सारे डिटेल्स रहते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, हाईलाइट्स रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम्स, यूनिट कितने में मिलेंगे, ऑफर क्या है, राइट क्या है शेयर होल्डर का, यूनिट होल्डर का, जनरल यूनिट होल्डर के इंफॉर्मेशन का, पेनल्टीज क्या क्या है, लिटिगेशन क्या, ये सारे डिटेल्स इस सेक्शन में मिलेंगे, जिसको समझना जरूरी है क्योंकि ये आपको स्कीम के रिस्क और रिटर्न को समझने में मदद करते हैं, ताकि आप अपने फाइनेंशियल नीड के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि ये कितना यूजफुल है। अब सवाल ये है कि सीड को कैसे यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। देखिए सीड के डिफरेंट सेक्शन आपको स्कीम की सुटेबिलिटी को समझने में हेल्प करते हैं। तो क्या करते हैं, हेल्प इन्वेस्टर एसेस द स्कीम सुटेबिलिटी, किसको सूट करेगी बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल नीड, जिसको जिस तरह की नीड है उस हिसाब तो आप स्कीम के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ओपन एंडेड में करना है, तो सारे डिटेल से जिस तरह से आपकी नीड है, आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, आप इसको देख के कर सकते हैं। तो इसमें आप इंफॉर्मेशन रहता है, इंक्लूड की डिटेल्स ऑन एलिजिबल एंड इन एलिजिबल इन्वेस्टर, ये भी डिटेल्स रहता है। तो सीट के डिफरेंट सेक्शन में आपको स्कीम की सुटेबिलिटी को समझने में हेल्प करते हैं। हर इन्वेस्टर के लिए ये जरूरी है कि वो स्कीम के फ्यूचर्स को अपने फाइनेंशियल नीड के हिसाब से मैच करें। अगर आपको ये समझना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो सेक्शन 3 के न्यू फंड ऑफर और ऑनगोइंग ऑफर डिटेल्स पे पढ़ना होगा, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ आपको एलिजिबल और इन एलिजिबल इन्वेस्टर के बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। देखिए ये है टेबल ऑफ कंटेंट जो एसआईडी के हैं। एसआईडी के जो टेबल ऑफ कंटेंट में देखिएगा वो 100 to 150 के बीच के पेजेस होते हैं, 100 पेजेस से हो तो उससे ज्यादा भी होते हैं, उसमें डिटेल्स रहेगा। तो पहला जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, वो हाईलाइट्स रहेगा, समरी ऑफ द स्कीम रहेगा, थोड़ा सा रहेगा समरी, जिससे आप देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें आगे आपको लेना है या नहीं लेना है। उसी तरह दूसरे सेक्शन में इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन में रिस्क फैक्टर, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम, स्पेशल कंसिडरेशन, डेफिनेशन, ड्यू डिलिजेंस रहेगा, ये सेकेंड सेक्शन में रहेगा। उसी तरह इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम थर्ड सेक्शन में, टाइप ऑफ स्कीम, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, हाउ विल द स्कीम अलोकेट द एसेट्स, वेयर विल द स्कीम इन्वेस्ट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सारी चीजें की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ फंड इन्वेस्ट होगा, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या है, ये सारे आपको सेक्शन 3 में मिलेंगे।
सेक्शन 4 में यूनिट एंड ऑफर में मिलेगा कि जो एनएफओ है उसकी डिटेल्स, ऑनगोइंग ऑफर क्या है, पीरियोडिक डिस्क्लोजर क्या है, कंप्यूटेशन क्या करते हैं। फिर 5th सेक्शन में आपको फीस एंड एक्सपेंसेस मिलेगा कि कितने फीस लगेंगे, कितने रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं और एग्जिट लोड है, उसी हिसाब से आपको 5th सेक्शन में मिलेगा। उसी तरह 6th में राइट ऑफ द यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर के राइट क्या है। और उसके बाद जो सेक्शन है वो 7th सेक्शन में पेनल्टीज वगैरह, पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह के बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम सुटेबिलिटी की। स्कीम सुटेबिलिटी क्या होती है? स्कीम सुटेबिलिटी, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्कीम की सुटेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। स्कीम की सुटेबिलिटी अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे इन्वेस्टर की फाइनेंशियल नीड, रिटर्न और रिस्क प्रेफरेंस क्या है उसका, इन्वेस्टर के हॉराइजन और इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या है। तो आपको स्कीम के डिटेल्स को पर्सनल प्रेफरेंस के साथ मैच करना होगा, जो आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट सेक्शन में मिलते हैं। तो क्या है ये? डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर फाइनेंशियल नीड, रिस्क प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड पर्सनल प्रेफरेंस, ये सारी चीजें आपको स्कीम सुटेबिलिटी में मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीट हेल्प्स मैच द स्कीम्स फीचर्स टू द इन्वेस्टर प्रेफरेंस। अब बात करते हैं रिस्कोमीटर की। तो रिस्कोमीटर क्या है? रिस्कोमीटर आपने देखा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये कितना रिस्क कैरी करता है, कितना रिस्की है, ये डिटेल्स देता है। तो इसमें टोटल 6 रिस्क रहते हैं, 6 रिस्क रहते हैं, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क। इसी तरह डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिस्कोमीटर में रहता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझते हैं। A visual tool on the seat cover page that indicates the risk level of the mutual fund investment। सीट के फ्रंट पेज पर आपको रिस्कोमीटर और स्कीम की सुटेबिलिटी का स्टेटमेंट मिलेगा। रिस्कोमीटर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। आप देखेंगे ग्राफ में, ऐसे आपने जो गाड़ी का आप देखे होंगे, कोई भी व्हीकल में आप देखेंगे जो मीटर होता है, उसी तरह वो मीटर से एक इंडिकेटर रहता है जो इंडिकेट करता है। इसमें 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए रहते हैं। ये ऐसे रहता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरह रहेगा। और यहाँ पे एक इंडिकेटर रहेगा, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जितना रिस्क रहेगा वो कवर करेगा। तो ये लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, इस तरह से कैटेगराइज होता है। टोटल 6 कैटेगरीज होते हैं। हर स्कीम का जो रिस्क लेवल रहता है वो अलग होता है। तो टोटल 6 रिस्क लेवल हैं, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई, वेरी हाई। रिस्क लेवल आर अपडेटेड मंथली रिस्क लेवल चेंज होता है। इस मंथ में रिस्क कुछ और था मार्केट के हिसाब से, और अगले मंथ कुछ और होगा। एंड एनी चेंजेस आर कम्युनिकेटेड टू द यूनिट होल्डर। अगर कुछ चेंजेस होता है तो चेंजेस आपको यूनिट होल्डर को आपको बताना पड़ेगा। तो हर स्कीम का रिस्क लेवल अलग होता है, और अगर स्कीम के रिस्क लेवल में कोई चेंजेस होता है तो इन्वेस्टर को ईमेल, एसएमएस या नोटिस के थ्रू नोटिफाई किया जाता है। रिस्कोमीटर के इवैल्यूएशन हर महीने होते हैं, इसको याद रखिएगा। फैक्टर फॉर स्कीम सुटेबिलिटी। रिस्क फैक्टर जनरल एंड स्कीम स्पेसिफिक रिस्क आर आउटलाइन इन द सीट सेक्शन। These are includes market volatility, credit risk, liquidity risk and etc. सीट के सेक्शन 1 में आपको रिस्क फैक्टर का सेगमेंट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। इसमें ये देखिए सेक्शन में रिस्क फैक्टर मिलेगा, ये रिस्क फैक्टर, ठीक है। इस रिस्क फैक्टर में आपको, इस सेक्शन में आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जनरल और स्कीम स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड लिस्टेड होंगे। जनरल रिस्क वो हैं जो हर स्कीम में हो सकते हैं, जैसे मार्केट वोलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। तो ये इसमें डिटेल्स रहते हैं। रिस्क मीटर के रिस्क फैक्टर में ये आपको मिलेगा कहाँ पे? दीज इंक्लूड मार्केट वोलेटिलिटी, क्रेडिट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। स्पेसिफिक रिस्क अगर कोई है, जैसे स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर वो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई स्कीम के टाइप पे डिपेंड करता है कि अगर कोई स्कीम इससे रिलेटेड है
जो एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर के अंदर आता है, जैसे इक्विटी स्कीम्स में प्राइस वोलेटिलिटी रिस्क या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्रेडिट रिस्क, है ना। ये रिस्क इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका असर स्कीम के रिटर्न और रिस्क दोनों पे पड़ता है, तो ये देना जरूरी है। कहाँ? रिस्क फैक्टर में। तो रिस्क फैक्टर वहां पे बताना जरूरी होता है डॉक्यूमेंट्स में। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्कीम्स। ये क्या होता है? फाउंड अंडर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम सेक्शन 2, दिस डिस्क्राइब वेदर द स्कीम इज इक्विटी, डेब्ट, लिक्विड और हाइब्रिड एंड वेदर इट इज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तो सीड के सेक्शन 2 में आपको स्कीम्स के टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये बताता है कि स्कीम्स ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है या इंटरनल स्कीम्स है, और ये इक्विटी है, डेब्ट है, लिक्विडिटी है या हाइब्रिड स्कीम है। ये सारे कोई भी हो सकती हैं, ये सारे डिटेल्स बताते हैं इसमें। सेक्शन 2 में मिलेगा ये सेक्शन 2 में, ये भी सेक्शन 2 में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। डिटेल्स द स्कीम्स गोल एंड द स्ट्रैटेजी यूज टू अचीव देम, हेल्पिंग इन्वेस्टर एसेस इफ द स्कीम अलाइन विद देयर ओन ऑब्जेक्टिव। मतलब सेक्शन 2 का ही सब सेक्शन बी, यहां पे ये सेक्शन 2 का ही बी, सब सेक्शन बी आपको स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताता है। यहां से आप मैच कर सकते हैं कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपके फाइनेंशियल गोल से मिलता है कि नहीं मिलता है। स्कीम का प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दोनों यहां पे दिया रहता है। तो स्कीम का कौन कौन दिया रहता है ऑब्जेक्टिव? यहां पे दो चीजें आपका दिया रहता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये दोनों ऑब्जेक्टिव 1 और 2 क्या ये दोनों दिया रहता है इसमें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी में। तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन ई की स्कीम में आपको, ये तो बी सेक्शन हो गया, ये वाला पार्ट आपको सेक्शन ई में मिलेगा। सेक्शन 2 के ई में मिलेगा क्या? एसेट्स एलोकेशन। ये एक्सप्लेन करेगा कि हाउ द स्कीम एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट क्लास, इक्विटी, डेब्ट एंड एटसेट्रा, अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड रिस्क। अब ये कितना डिस्ट्रीब्यूट, 80% है या 65% इक्विटी में जाएगा, 35% और कहाँ जाएगा, ये सारा डिटेल एक्सप्लेन करता है कि फंड का जो एलोकेशन है एसेट्स का वो किस तरह से होगा। तो सेक्शन 2 का जो ई सेक्शन है इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का डिटेल्स होता है। यहां से आप समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर कैसे सिक्योरिटीज सेलेक्ट करता है, पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है उसको, और इन्वेस्टमेंट को कब वो बेचता है। ये सारी चीजें डिटेल्स आपको एलोकेशन में मिल जाएगा। ये सेक्शन ई में आता है। अब बाइंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, तो ओपन एंडेड स्कीम ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड कि ये क्या होता है, ये कभी भी आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं डिटेल्स में, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। यूनिट कैन बी परचेज ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर एंड एनी टाइम आफ्टर बेस्ड ऑन द एप्लीकेबल नैब, तो कभी भी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं आप, ठीक है। क्लोज्ड यूनिट आर मेनली अवेलेबल ड्यूरिंग द एनएफओ, जब एनएफओ न्यू फंड ऑफर आता है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरवल में एक स्पेसिफिक इंटरवल रहता है जहां से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन पीरियड होता है, आप कर सकते हैं बीच में। ये ऑलरेडी हम लोग डिटेल्स में इसको कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट कब खरीदते हैं, कब बेचते हैं, ये डिपेंड करता है कि स्कीम का टाइप क्या है। उस पर हम लोग ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। यहाँ पर बस इतना समझना जरूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सीट के कवर पेज पर भी मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर पेज पे ही मिलेगी, ठीक है। ये कवर पेज पे मिलती है जहां स्कीम के टाइप के साथ यूनिट कब ऑफर किया जाएगा ये तक भी बताया जाता है। ओपन एंडेड स्कीम हो या क्लोज एंडेड हो या इंटरवल स्कीम हो, ये सारी डिटेल्स इसमें रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अप्लाइंग फॉर यूनिट एंड ट्रांजैक्शन डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, ये क्या है। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदने के लिए आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सीड और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन को साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो सीड और
ये दोनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको सीट के सेक्शन 3 में आपको एनएफओ और ऑनगोइंग ऑफर के डिटेल्स भी मिलते हैं। यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, ये डिटेल्स रहता है, कौन सा पेमेंट मोड अवेलेबल है, पैन कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट का डिटेल्स लगेगा, केवाईसी नॉर्म क्या होगा, कौन कौन चीज मैंडेटरी, ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन, बैंक डिटेल्स एंड केवाईसी कंप्लायंस, ये कौन से सेक्शन में मिलेंगे? सेक्शन 3 में मिलेंगे। ये सेक्शन 3 में रहेंगे ये सारे डिटेल्स। प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डिफरेंट पेमेंट मोड, कौन कौन पेमेंट मोड से आप पैसा दे सकते हैं, ये डिटेल्स रहता है इसमें। परचेज एंड रीपरचेज प्राइस, तो म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदने या बेचने पर जो प्राइस लगता है वो नैब पर डिपेंड करता है कि नैब कितना है, करंट प्राइस क्या है। सीट के सेक्शन 3 में ही आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी कि कट ऑफ टाइम पर ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है और कौन से कट ऑफ टाइम पे ये स्कीम एप्लीकेबल होता है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगे? सेक्शन 3 में। ये भी सेक्शन 3 में ही मिल जाएंगे। तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन नैब एंड कट ऑफ टाइम फॉर ट्रांजेक्शन, ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड लोड स्ट्रक्चर, तो मिनिमम परचेज स्ट्रक्चर एंड बैलेंस रिक्वायरमेंट डिटेल्स इन द सीड। हर स्कीम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का लिमिट होता है। सीट के इन्वेस्टमेंट्स में खास करके सीट के हाइलाइट्स या समरी सेगमेंट की अगर बात करें तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको यही मिलती है। यहाँ पर मिनिमम परचेज अमाउंट और मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत को भी एक्सप्लेन किया गया है कि कितना आपको करना है। फिर लोड स्ट्रक्चर इम्पैक्ट द रिडेम्पशन प्राइस, लोड स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है जो रिडेम्पशन प्राइस को इफेक्ट करता है। सेक्शन 4 में लोड स्ट्रक्चर का डिटेल्स होता है। तो ये सेक्शन 4 में डिटेल्स होता है कि आपका जो रिटर्न है, आपका लोड स्ट्रक्चर, लोड चार्जेस लगेगा तो वो भी इम्पैक्ट करता है, रिडेम्पशन में वो चार्जेस काट लिया जाता है। अब बात करते हैं स्पेशल प्रोडक्ट्स फीस नैब। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में कई स्पेशल प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को फ्लेक्सिबल और आपकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। तो स्पेशल प्रोडक्ट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो सीप कॉमनली वी नो दैट सीप, ठीक है, ट्रिगर्स, स्विचेस एटसेट्रा। तो सीप की अगर बात करें तो जिसमें आप रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और ट्रिगर की बात करें तो ये एक तरह का क्या होता है कि जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में एक ऑटोमेटिक चेंजेस सेट कर सकते हैं कि जब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो जाए तो वो आपको ट्रिगर कर दे कि हाँ भाई, मेरा अगर टोटल जो नैब है अगर ये 250 चल जाए तो आपको वो सेल आउट हो जाए। ये ट्रिगर टाइप का है, या फिर उससे कम हो जाए तो सेल आउट हो जाए, तो ट्रिगर आप लगा के छोड़ सकते हैं। स्विचेस ऑप्शन में भी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, तो स्विचेस ऑप्शन है। अब बात करते हैं फीस एंड एक्सपेंसेस की। सेक्शन 4 में ही आपको सीड एक्सप्लेन करता है फीस, एक्सपेंशंस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ कुछ फीस और एक्सपेंसेस भी लिंक्ड होता है, जैसा कि आपको पता है। सीड के सेक्शन 4 में आपको इन फीस और एक्सपेंसेस का डिटेल्स मिलता है। तो ये सेक्शन 4 में ही आपको ये मिलेगा। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह भी इसी में मिलेगा कि जब आप म्यूचुअल फंड के यूनिट को बाई और सेल करते हैं तो ये चार्ज लगता है। फिर उसमें आपको मैनेजमेंट फीस और अदर एक्सपेंसेस भी लगेगा। ये फीस होता है जैसे एक्सपेंसेस स्कीम के रिटर्न पर इम्पैक्ट करते हैं कि आप मैनेजमेंट फीस और अदर एक्सपेंसेस को काट के आपको रिडम्पशन को मिलता है, तो नैब को उसी हिसाब से फिर एडजस्ट कर लेते हैं जो भी रहता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट चार्जेस भी लगता है। अब बात करते हैं नेट एसेट्स वैल्यू की। तो नेट एसेट वैल्यू हर म्यूचुअल फंड यूनिट का करंट वैल्यू होता है, ये पता ही है। नैब की कंप्यूटेशन कैसे होती है और कौन से फैक्टर इससे इम्पैक्ट करता है, तो ये सीड के सेक्शन 3 में ही डिटेल्स में रहता है आपको नैब। ये जो पार्ट है ये सेक्शन 3 में ही आपको मिल जाएगा। तो नैब कंप्यूटेशन एंड टैक्स इम्प्लीकेशन आर डिस्क्राइब इन सीड फॉर इन्वेस्टर अंडरस्टैंडिंग।
तो इसके साथ ही आप नैब के टैक्स इम्प्लीकेशन भी यहाँ से एक्सप्लेन दिए गए हैं, आप एक्सप्लेन करके उसको आपको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम। ये क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में आप म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सीड के सेक्शन 1 में ही आपको ये डिटेल्स मिलेगा। उसको आप ये सेक्शन आप 1 सब सेक्शन F में चल जाइए। ये F पे डिटेल्स आपको मिलेगा में दिया गया रहता है। ये एट्रीब्यूट्स स्कीम्स के कोर एक्सपेक्ट को डिफाइन करते हैं। अगर इन एट्रीब्यूट्स में कोई भी मेजर चेंजेस होता है तो सेबी को इसके रेगुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टर को नोटिफाई करना बहुत ज़रूरी, मैंडेटरी होता है। किसको? एमसी को। तो टाइप ऑफ स्कीम्स की बात करते हैं सबसे पहले कि फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में टाइप ऑफ स्कीम्स रहता है कि किस टाइप का स्कीम्स है। तो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है या इंटरवल स्कीम्स है। यह भी बताता है कि स्कीम सेक्टोरियल फंड है या इक्विटी फंड है या बैलेंस फंड है, इनकम फंड है, इंडेक्स फंड है, किसी भी तरह का। तो ये इस तरह की चीज़ों को बताता है टाइप ऑफ स्कीम में। फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम के जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ है इसका या इनकम है या दोनों है, ये दोनों ये स्कीम में डिटेल से बताता है। इस सेक्शन में स्कीम के पोर्टफोलियो को ब्रेक कर दिया जाता है, जैसे इक्विटी में कितना लगेगा, कितना जाएगा इन्वेस्टमेंट, डेप्ट में कितना होगा, मनी मार्केट में कितना होगा, इंस्ट्रूमेंट मार्केट मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कितना लगेगा और दूसरे सिक्योरिटीज़ में कितना लगेगा। मिनिमम और मैक्सिमम एसेट्स एलोकेशन को भी डिफाइन किया जाता है इसी में ही, आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में ही। लेकिन फंड मैनेजर को शॉर्ट टर्म डिफेंसिव रीजन के लिए एसेट्स एलोकेशन चेंज करने का ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ इश्यूज। तो टर्म्स ऑफ इश्यूज की बात करते हैं, ये सेक्शन में लिक्विडिटी प्रोविजन जैसे रीपरचेस, रिडम्पशन और स्कीम के एग्रीगेट फीस और एक्सपेंसेस के डिटेल्स होते हैं। अगर स्कीम कोई सेफ्टी नेट या गारंटीड प्रोवाइड करती है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। किसमें? टर्म्स ऑफ इश्यूज में। फिर देखते हैं चेंजेस इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट। कोई भी चेंजेस होगा तो वो सेबी को तो बताना ही पड़ेगा। तो सेबी का जो रेगुलेशन है 1996, उसमें रूल्स आप याद रखिएगा कि सेबी की जो रूल्स है 1996 रेगुलेशन, उसमें रूल्स 18 15A में ये डिटेल्स दिया हुआ है कि अगर कोई चेंजेस होगा तो वो आपको बताना पड़ेगा। कि उसके अगर आप रूल्स देखेंगे 15A, तो ट्रस्टी को इंश्योर करना होता है कि म्यूचुअल फंड में अगर उसके फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कोई भी चेंजेस बिना इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में, तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर है, उनको पहले आप बताएंगे, उसके बाद चेंजेस कर देंगे। और चेंजेस लाने से पहले आपको हर यूनिट होल्डर को एक रिटन कम्युनिकेशन भी भेजना पड़ता है। और एडवर्टीजमेंट के लिए आप डेली न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो नेशनल वाइड हो या फिर रीजनल लैंग्वेज में आप पब्लिश करा सकते हैं। इन्वेस्टर को कितना दिन मिलता है? 30 डेज, ताकि वो एग्जिट कर ले और इस बीच में उनको कोई चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। एग्जिट लोड और प्रिवेलिंग नैब के हिसाब से उनको मिलेगा जितना भी पैसा, अगर वो एग्जिट करना चाहें तो। अब बात करते हैं बोर्ड अप्रूवल की। बोर्ड अप्रूवल क्या है? फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कोई चेंजेस लाने से पहले ट्रस्टी को सेबी के बोर्ड पे कमेंट्स भी लेना ज़रूरी है कि हाँ ये चेंजेस कर रहे हैं, आपके कमेंट्स क्या है, आप वेट कर लीजिए। ये प्रोसेस इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी के लिए ही सेट की गई है, तो बोर्ड अप्रूवल भी ज़रूरी है। तो ये सारे पैरामीटर किस में आते हैं? फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में, जो कि सेक्शन 1 का ही पार्ट है, सब सेक्शन F है। और सेबी ने ये रूल डिफाइन किया है 1815A, किसका? कोई भी चेंजेस अगर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में होता है तो एज पर यू हैव टू क्या करना, यू हैव टू गो बाय द सेक्शन, यू हैव टू गो बाय द रूल 1815A। ये रूल है। तो ये सारे डिटेल्स थे SID के इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के। अब हम लोग SAI को देखेंगे डिटेल से, जो कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग देखेंगे।
स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। एसआई के अलग अलग सेक्शन होते हैं इसमें भी, जैसे हमने एसआईडी में देखा, जो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेटर समझने में हेल्प करते हैं। तो चलिए इन सारे सेक्शन को हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में म्यूचुअल फंड या एएमसी के बारे में स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी स्कीम ऑफर किया जाता है। एक ही एसआई सभी स्कीम्स के लिए रिलेवेंट होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ऑल स्कीम्स के लिए होते हैं, ये चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो सीड होते हैं वो एवरी स्कीम्स, इसमें जितने भी तरह के स्कीम आएगा सीड भी उसी हिसाब से चेंज होगा। लेकिन ये जो है एसआई एडिशनल स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये चेंज नहीं होता है। तो आप एसआई के म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या एमफी के वेबसाइट पे भी, जो www.mfindia.com है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। और आप इसको एक प्रिंट भी लेकर के देख सकते हैं कि हाँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स रहते हैं। क्या एएमसी के स्टैट्यूटरी किस तरह की कंपनी है, बाकी का इनका क्या इनकॉर्पोरेशन है, ये सारे डिटेल्स रहते हैं इसमें एसआई में। तो कंटेंट स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड और एएमसी, a single SAI applies to all schemes offered by the mutual fund। अवेबिलिटी आपको मैंने बोला कि आपको डाउनलोड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के वेबसाइट से या एमफी के वेबसाइट से। इन्वेस्टर कैन रिक्वेस्ट अ प्रिंट कॉपी ऑल्सो, तो आप प्रिंट कॉपी भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए इसमें क्या क्या रहता है पहले ये समझ लीजिए। ये इस तरह का डॉक्यूमेंट रहता है ना। तो ये स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इस तरह का रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नेम, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एड्रेस, उनका वेबसाइट डिटेल्स रहता है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर कौन है उसका डिटेल, ट्रस्टी कौन है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी कौन है, ये सारे डिटेल्स आपको किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये स्टैटिक होता है, ये क्या होता है, स्टैटिक होता है, याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं चलिए इनके की कंटेंट कौन कौन होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो एसआई के अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसा आपको मैंने बता दिया, जो आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम को बेटर समझने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड, जो आपको मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या है। तो इसमें हम लोग इस स्लाइड में समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में डिटेल्स ऑफ स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके डिटेल्स रहते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उनके की पर्सनल्स एंड देयर रोल्स, ये सारे रहते हैं। तो एसएआई के सेक्शन 1 में म्यूचुअल फंड के की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के डिटेल्स होते हैं, जैसे स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर जैसे कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। यहाँ आपको इनके एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और की पर्सन्स के बारे में भी डिटेल्स में रहता है इस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड सेक्शन में। फिर गाइडेंस ऑन अप्लाइंग फॉर यूनिट, ये सेक्शन 2 है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, एसआईआई के सेक्शन 2 में आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस समझाया जाता है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। फिर आपका इंफॉर्मेशन ऑन इन्वेस्टमेंट राइट, टाइमलाइन फॉर सर्विसिंग एंड एग्जिट ऑप्शन। तो राइट ऑफ यूनिट होल्डर सेक्शन 3 में है, यूनिट होल्डर के राइट्स बताए गए हैं, जैसे बेनिफिशियल ओनरशिप, इन्वेस्टर एप्लीकेशन की सर्विसिंग टाइमलाइन और स्कीम्स में चेंजेस होने पर एग्जिट का ऑप्शन, ये सारे डिटेल्स रहते हैं। फिर क्या है, तो रेगुलेटरी रूल्स फॉर वैल्यूइंग सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो सेक्शन 4। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म है सेक्शन 4 में, जो पोर्टफोलियो के डिफरेंट सिक्योरिटीज को कैसे वैल्यू किया जाता है ये एक्सप्लेन किया गया है इस वाले सेक्शन में। तो वैल्यूएशन नॉर्म सेबी के स्टैंडर्डाइज रूल के अकॉर्डिंगली किया जाता है, ठीक है। फिर लीगल एस्पेक्ट, टैक्सेशन, नॉमिनेशन एंड ट्रांसफर रूल्स, ये सेक्शन 4 में होता है। तो टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में रहता है, जिसमें टैक्स के रूल्स, लीगल एस्पेक्ट जैसे नॉमिनेशन, यूनिट ट्रांसफर और
माइनर्स के इन्वेस्टमेंट के रूल्स क्या कहते हैं उसमें एक्सप्लेन किया गया है इसी वाले पार्ट में। तो लास्ट है क्या, इन्वेस्टर ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसेस। ये कैसे, ये सेक्शन भी आपको सेक्शन 5 में ही मिलते हैं, ये भी सेक्शन 5 में ही है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी इन्वेस्टर को कंप्लेन रजिस्टर करानी है तो एसएआई के सेक्शन 5 में सब सेक्शन सी, याद रखिएगा, सी में, सब सेक्शन सी में डिटेल्स रहता है कि कैसे क्या प्रोसेस है, डिटेल्स क्या चाहिए होगा कंप्लेन करने के लिए। यहाँ आपको ग्रीवांस एड्रेस करने का प्रोसेस समझाया जाता है। फिर अब बात करते हैं द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दैट इज किम। किम क्या होता है? किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक समरी होती है किसकी? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो ये क्या होती है? ये है समरी किसकी? ये क्या है? एक तरह का समरी है, ये एक तरह का समरी है जो इनका डिटेल्स एसआईडी और एसएआई इन दोनों का समरी रहता है। और इन्वेस्टर को यही डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है क्योंकि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत लंबा रहता है, उतना पढ़ना मुश्किल होता है किसी भी एक आम इन्वेस्टर के लिए। तो ये इसमें हाइलाइट्स रहते हैं दोनों के। तो समरी ऑफ द सीड एंड एसएआई कंटेनिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर। तो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो इसमें रहता है कीम में, तो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में। मैंडेटरी विद एवरी एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर यूनिट फॉर म्यूचुअल फंड। तो जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट है साथ में जब साइन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ सभी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का सर्कुलेशन क्योंकि कॉस्टली है तो कीम को ही मैंडेटरी बनाया गया कि इसको ही आप साइन करने वक्त, आप अप्लाई करने वक्त इन्वेस्टर को अटैच करके रखें ताकि इन्वेस्टर को जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको उसी वक्त मिल जाए। कीम एक कंसाइज डॉक्यूमेंट्स है जो सीड और एसआई के की पॉइंट्स को समराइज करता है। इन्वेस्टर कीम को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको जब चाहिए होगा आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कीम के कौन कौन से की आइटम है, इसमें कौन कौन से फील्ड और कौन कौन से इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो इसमें बेसिकली एमसी के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में, स्कीम्स के डिटेल्स रहते हैं। पहले तो एमसी म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम्स के नाम जैसे इशूइंग, ओपनिंग, क्लोजिंग और रीओपनिंग डेट्स, ये सारे चीज़ें ये इसमें रहते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी इसमें डिटेल्स में रहता है। फिर एसेट्स एलोकेशन पैटर्न, स्कीम्स किस प्रोपोर्शन में इक्विटी में, डेब्ट में या अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी तो वो भी डिटेल्स रहती है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं रिस्क प्रोफाइल एंड सुटेबल इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। तो अगर रिस्क प्रोफाइल स्कीम के रिस्क लेवल का एक स्नैपशॉट रहता है, प्लान और ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेंगे, बेंचमार्क जैसे अगेंस्ट स्कीम्स को मेजर कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो प्लान्स भी रहते हैं, बेंचमार्क, इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी क्या है कि कैसे मिलेगा, फिर स्कीम्स परफॉर्मेंस, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टर ग्रीवांसेस रजिस्ट्रेशन। तो स्कीम और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट मतलब 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, स्कीम्स के एक्सपेंसेस और फीस, इन्वेस्टर के ग्रीवांसेस को कैसे रजिस्टर करना, ये सारे कीम में रहते हैं। ये कीम इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें एक तरह का हाइलाइट्स रहते हैं किसके, सीड के और एसएआई के। तो ये हाइलाइट्स है, देखिए आप यहाँ पे की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्कीम्स का नाम, म्यूचुअल फंड्स है, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्कोमीटर है, इसमें किस तरह का रिस्क है। तो यहाँ पे फंड, न्यू फंड ऑफर कब क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये सारे डिटेल्स। फिर यहाँ देखिए डिटेल्स, स्कीम्स का नेम, टाइप ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट्स एलोकेशन पैटर्न, ये सारे डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगे, स्कीम में मिलेंगे। अडेंडम एंड अपडेशन ऑफ स्कीम्स डॉक्यूमेंट, अगर कोई चेंजेस होता है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, एसआईडी में या एसएआई में या कीम में, तो अगर कोई भी चेंजेस होता है तो वो अपडेट करना होगा। तो अडेंडम का मतलब होता है कि
कोई अगर चेंजेस आया और उसका इन्फॉर्मेशन आपने उसको अपडेट किया, तो जो भी अडेंडम आता है, कोई भी चेंजेस आता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई इंटरिम चेंजेस आ जाते हैं जो अडेंडम के थ्रू अपडेट किया जाता है। तो अडेंडम एसआईडी का या एसएआई का या कीम के साथ अटैच होता है और स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट वो होता है जब कभी भी कोई अडेंडम आ जाता है। तो अपडेट्स इंटरिम चेंजेस टू सीड एसएआई एंड कीम, जब कभी भी कोई चेंजेस आएगा तो इंटरिम चेंजेस होगा तो अडेंडम को आपको अटैच करना, अपडेट करना है। मस्ट बी अटैच टू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अंटिल दे आर रिवाइज, अगर जब तक कोई चेंजेस नहीं आता है तब तक इस अडेंडम को इसके साथ अटैच करके रखना है। सीड को आपको कब अपडेट करना है अपने वेबसाइट पे या फिर सेबी को, वो आपको हर 6 मंथ पे आपको हाफ ईयरली आपको अपडेट करना है। एसआई को एनुअली करना है, एसआई को एनुअली करना है तो 1 साल में आपको अपडेट करना है विद ऑनगोइंग मटेरियल चेंजेस। अगर कोई चेंजेस होता है तो वो तो आपको करना ही है, साथ में 1 साल का भी करना है। फिर कीम के केस में इसको भी आप एटलीस्ट एवरी 6 मंथ पे आपको फाइल करना और सेबी को इलेक्ट्रॉनिकली आपको इन्फॉर्म करना है, अपडेट करना है। तो ये की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की का था जिसमें अडेंडम और अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट्स है। तो हर स्कीम के डॉक्यूमेंट्स में सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। जैसे ओपन एंडेड और इंटरवल स्कीम्स के सीड को फाइनेंशियल ईयर्स के 6 मंथ के अंदर अपडेट करना होता है और हाफ ईयर के एंड में बाद में 1 महीने के अंदर एटलीस्ट डाटा करना पड़ता है। अब बात करते हैं डेली नैप डिस्क्लोजर एंड टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, टेर। ये टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले डेली नैप डिस्क्लोजर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो डेली नैप डिस्क्लोजर, म्यूचुअल फंड मस्ट डिस्क्लोज द नैप फॉर ईच स्कीम्स एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे। हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नैप जो नेट एसेट्स वैल्यू है हर बिजनेस डे के एंड में डिस्क्लोज किया जाता है। ये नैप एएमसी की वेबसाइट और एमफी के वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है। तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से टाइम लिमिट के अंदर ही नैप को अपलोड कर देना होता है। ओपन एंडेड स्कीम के लिए नैप हर बिजनेस डे कैलकुलेट होता है। जब भी कोई ओपन एंडेड स्कीम होगा उसका डेली नैप अपडेट होगा, कैलकुलेट होगा और प्रेस में रिलीज किया जाता है। जबकि लिक्विड और ओवरनाइट फंड के लिए संडे और हॉलीडे, याद रखिएगा कि लिक्विड अगर कोई फंड है या फिर ओवरनाइट फंड है तो संडे और हॉलीडे को भी नैप डिक्लेयर होता है जो उस दिन का एक्यूरेट वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है। तो पब्लिश ऑन एएमसी एंड एमफी वेबसाइट इसका ईच स्कीम्स एट द एंड ऑफ द डे, खास करके ओपन एंडेड में, ठीक है। लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड डिस्क्लोज नैप ऑन संडे एंड हॉलीडे। लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड, क्लोज एंडेड स्कीम्स डिस्क्लोज नैप एटलीस्ट वीक में 1 बार तो आपको डिस्क्लोज करना है नैप का कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए हम लोगों ने डेली नैप डिस्क्लोजर तो देख लिया, अब बात करेंगे टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सेबी बहुत टाइटली मॉनिटर करता है और इसके लिए रूल है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है जो इन्वेस्टर से लिया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेबी इसको बहुत क्लोजली देखता है और इसके लिए बहुत कड़े नियम है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता क्या है? तो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज होता है जो एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करने में लगाया जाता है। ये स्कीम्स के नैप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि स्कीम्स के एक्सपेंस टीआर के थ्रू ही एडजस्ट किए जाते हैं। जितने भी एक्सपेंस हो गए, सपोज कीजिए आपके 100 नैप हैं और चार्जेस अगर टीआर के जोड़ने के बाद 1 नैप के बराबर आता है तो आपके 99 नैप आपको मिलेंगे। तो नैप से आपके अमाउंट घटते हैं टीआर से। तो टीआर में मैनेजमेंट फीस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है और भी किसी भी तरह का जो अदर एक्सपेंसेस होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो टीआर को सेबी जो है वो उसके जो रेगुलेशन मतलब है वो बहुत टाइटली उसको रेगुलेट करता है। सेबी ने एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को मैंडेट किया है कि वो अपने वेबसाइट पे हर म्यूचुअल फंड स्कीम का टोटल एक्सपेंस रेशियो स्कीम वाइज और डेट वाइज दोनों डेली बेसिस पे डिस्क्लोज करें। ये डिस्क्लोजर एक अलग हेड में टोटल एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नाम से आपको मिल जाएगा।
तो सिर्फ एएमसी के वेबसाइट पे नहीं बल्कि एएमपी के भी वेबसाइट पे टीआर पब्लिश किया जाता है, तो याद रखिएगा। तो टीआर अफेक्ट द नैब क्योंकि आपके नैब से घटता है एंड मस्ट बी डिस्क्लोज डेली ऑन एएमसी एंड एमपी। सिर्फ एएमसी के वेबसाइट पे नहीं, आपको एमपी पे भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अगर कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को मैंडेटरीली आपको इन्वेस्टर को ईमेल के थ्रू इस चेंजेस के बारे में बताना है कि ये कुछ चेंजेस हुआ है। और अगर एसएमएस है तो एसएमएस के थ्रू 3 डेज प्रायर, आपको 3 दिन पहले बताना अगर कोई चेंजेस होता है तो ये क्या है, टीआर है। तो टोटल एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मेट रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के लिए अलग अलग होता है। इसमें जीएसटी के साथ टोटल टीआर का ब्रेकडाउन दिया जाता है, जिसमें आपको बेस टीआर और एडिशनल एक्सपेंसेस क्लियरली शो किया जाता है। तो इसमें जो भी टीआर है वो जीएसटी के साथ आपको इसमें डिटेल्स दिया जाएगा। तो फिर बात करते हैं रिस्कोमीटर की। तो ये क्या है, रिस्कोमीटर भी डिस्क्लोज किया जाता है जो स्कीम और उसके बेंचमार्क के रिस्क लेवल को इंडिकेट करते हैं। जो शुरू में हम लोगों ने एसआईडी में देखा वही सारी चीजें इसमें भी रहती है। तो डिस्प्ले द रिस्क लेवल ऑफ द स्कीम्स किस में, टीआर में, है ना। ये कीम में। अब स्कीम परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, ये क्या है, स्कीम डैशबोर्ड होता है। ये स्कीम डैशबोर्ड क्या है इसको समझते हैं। हर म्यूचुअल फंड अपने वेबसाइट पर एक स्कीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पब्लिश करती है जो इन्वेस्टर को स्कीम्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में मदद करती है। इसमें स्कीम्स के नाम, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, एयूएम, टीआर, परफॉर्मेंस डेटा डेली आपको मिलेंगे। तो ज़्यादातर जो एमसी होते हैं वो इस डैशबोर्ड को टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। टेबल होता है तो टेबुलर फॉर्मेट में ही रहता है और आप उसमें को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का। तो पब्लिश ऑन एएमसी वेबसाइट डिस्प्लेइंग द परफॉर्मेंस, इसमें डैशबोर्ड में क्लासिफिकेशन अंडर ए फंड मैनेजर, डिटेल्स, टीआर एंड अदर की इंफॉर्मेशन आपको डिटेल्स में मिलेगा डैशबोर्ड पे। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हेल्प इन्वेस्टर कंपेयर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। आप 2-4 म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका टीआर ज़्यादा है, कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये सारे डिटेल्स आपको ये हेल्प करता है ये डैशबोर्ड। रिस्कोमीटर तो डिस्प्ले इन द लेवल, अच्छा ये जो डैशबोर्ड है इसमें आपको रिस्कोमीटर भी आपका दिखाएगा कि आप रिस्क कितना है वो भी आप देखते रहो, तभी आप कंपेयर करना। तो ये इम्पॉर्टेंट एक डैशबोर्ड है। अब बात करते हैं हम लोग पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर की। तो अब देखते हैं पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर क्या होता है। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, एएमसी मस्ट डिस्क्लोज द स्कीम्स पोर्टफोलियो मंथली और हाफ ईयरली इंक्लूडिंग द मार्केट वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो पहले ये समझते हैं कि पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है क्या। ये एक लिस्ट होती है जहां स्कीम्स के कॉर्पस को किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया गया है उसकी डिटेल्स होती है। तो एएमसी और एमफी के वेबसाइट पे हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पोर्टफोलियो महीने के एंड में या हाफ ईयर के एंड में डिस्क्लोज किया जाना मैंडेटरी है और ये डिस्क्लोजर 10 डेज के अंदर अपलोड हो जाना चाहिए। तो एएमसी मस्ट डिस्क्लोज स्कीम पोर्टफोलियो मंथली, हाफ ईयरली। तो ये 10 डेज के अंदर, मतलब मान लेते 30th है तो अगले 10 दिन के अंदर दूसरे महीने के 10 तारीख से पहले मंथली या हाफ ईयरली, ये अगर मान लेते हैं कि ये जून 30th को हो रहा है तो जुलाई 10 तक ये आपका अपलोड हो जाना चाहिए। मंथ के भी केस में एक पर्टिकुलर मंथ की यानी दूसरे मंथ के 10 तक आपको ये अपलोड कर देना है। लेकिन डेब्ट स्कीम्स के लिए अलग नियम है, आपको फोर्टनाइटली मतलब हर 15 दिन पे ही आपको अपलोड करना है। 15 डेज में ही इसको पोर्टफोलियो को आपको डिस्क्लोज करना है, पोर्टफोलियो को हर 15 दिन पे डिस्क्लोज करना है। तो डेब्ट स्कीम्स के लिए पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर 15 डेज का है। इस स्कीम्स के पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर में इंस्ट्रूमेंट का यील्ड भी दिया गया है जो आपको स्कीम्स के रिटर्न के बारे में एक अंदाजा बता देते हैं। अगर आपका जैसे ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है तो म्यूचुअल फंड आपको हर महीने और हाफ ईयर के बाद स्कीम्स के पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट आपको मेल के थ्रू भेज देता है। ये स्टेटमेंट आपको 10 डेज के अंदर ही मिल जाता है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकें।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि म्यूचुअल फंड अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को हाफ ईयर के एंड के 1 महीने के अंदर एएमसी के वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे और इनके साथ एक एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश किया जाता है जो नेशनल वाइड और नेशनल या रीजनल न्यूज़पेपर में होता है। ठीक है, तो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में म्यूचुअल फंड को अपने एनुअल रिपोर्ट या उनके अब्रिज समरी का एमसी और एएमपी के वेबसाइट पे होस्ट करना मैंडेटरी होता है। ये रिपोर्ट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेज देती है और फिजिकल कॉपी का भी ऑप्शन अवेलेबल, आप चाहे तो आप उसको चूज कर सकते हैं। तो ये है पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर कि टोटल जो पोर्टफोलियो है उसका डिस्क्लोज आपको करना है, दिया हुआ है कि कब कब करना है। ठीक है, कौन कौन से केस में कब कब करना है। अब बात करते हैं नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर। वो तो हम लोगों ने मैंडेटरी डिस्क्लोजर देख लिया, अब नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर क्या है। फंड फैक्ट शीट ओवरव्यू। तो फंड फैक्ट शीट ओवरव्यू क्या होता है कि फंड फैक्ट शीट एक मंथली डॉक्यूमेंट्स होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रेटिंग एजेंसीज, रिसर्च एनालिस्ट और मीडिया के द्वारा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। आम पब्लिक इसको कम यूज़ करते हैं। हालांकि ये पब्लिश करना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फंड हाउसेज इस वॉलेंट्रीली इसको रिलीज भी कर देते हैं। इसमें सेबी के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर से जुड़े रेगुलेशंस भी फॉलो किए जाते हैं। लेकिन तो अब वॉलेंट्रीली मंथली डॉक्यूमेंट्स आपकी मर्जी, वॉलेंट्री का मतलब है आपको कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई ये नहीं है, गाइडलाइन है, आप चाहे तो कर सकते हैं, तो नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मंथली डॉक्यूमेंट बाय म्यूचुअल फंड हाउसेस वाइडली यूज्ड बाय इन्वेस्टर, एनालिस्ट एंड मीडिया फॉर स्कीम्स इंफॉर्मेशन, नॉट मैंडेटरी बट फॉलो सेबीज गाइडलाइन ऑन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। तो जो डिस्क्लोज कर रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि अनवारंटेड चीज़ दे दे, अनऑथेंटिकेटेड चीज़ दे दे, वो नहीं देना, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जब अगर ये आप करते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं, की इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट शीट क्या क्या इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्कीम्स के डिटेल्स होते हैं इसमें, इंसेप्शन डेट कब से शुरू हुआ, एयूम टोटल क्या एसेट्स आया, नैब क्या है टोटल, और बेंचमार्क रिटर्न कितना आया कंपेयर करके उसमें दिखाता है। तो फंड परफॉर्मेंस का भी कंपेयर्ड रहता है बेंचमार्क के साथ डिफरेंट पीरियड में। डीप रिटर्न, पोर्टफोलियो एलोकेशन, सेक्टर वाइज एंड सिक्योरिटी वाइज, ये भी डिटेल्स रहता है किसमें, फैक्ट शीट में। और डेप्थ फंड डिटेल्स, रेटिंग प्रोफाइल, एवरेज मैच्योरिटी, ड्यूरेशन, ये भी रहता है। रिस्क मेजर्स, पी रेशियो, बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो फॉर इक्विटी फंड्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्शन, फीस एंड एक्सपेंसेस, ये सारे डिटेल्स रहते हैं किसमें, ये नॉन फैक्ट शीट में होते हो। तो अगर आप डेप्ट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेटिंग प्रोफाइल, एवरेज मैच्योरिटी और ड्यूरेशन डिटेल्स भी फैक्ट शीट में मिलेगी। ये आपको डेप्ट सिक्योरिटीज के रिस्क और मैच्योरिटी का अंदाजा लगाने में हेल्प मिल जाता है। और इक्विटी फंड के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क मेजर दिए जाते हैं, जैसे पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो है, या फिर इस रिस्क कंपेयर टू मार्केट वोलेटिलिटी है, वो मिल जाएगा आपको। फिर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न, जिसको शार्प रेशियो बोलते हैं हम लोग, ये मेजर आपको फंड के रिस्क और रिटर्न के बारे में डिटेल से वहाँ पे ज्ञान मिल जाएगा आपको। तो ये सारे डिटेल्स हैं। अब फंड फैक्ट शीट आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक कंप्रेहेंसिव व्यू देता है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर ट्रैक कर सके। इन डिटेल्स को समझकर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। और याद रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।